नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो मुद्दा है चाइना और इंडिया के बनते बिगड़ते रिश्तों के दरमियान जो एक लंबी कड़वाहट चल रही है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा आज आपसे। दोस्तों, 1962 का युद्ध हमारे भारतवर्ष के इतिहास में एक बहुत ही एक ऐसी कड़ी थी जो कि कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर वो क्या कारण थे जो कि समय रहते हमें नहीं पता चल पाए। खैर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो बहुत सारी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को से हम सबक सीख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाके वर्तमान स्थिति की बात करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप है, इसमें उतार चढ़ाव की शुरुआत कब से हुई थी। दोस्तों, सबसे पहले इतिहास मिलता है कि चीन ने 1911 में, 1930 में, 1949 में और 1959 में अपने बहुत सारे मानचित्रों के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि हमारी सीमाओं का दायरा यहाँ तक है। तब भारतवर्ष ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा था, इसलिए काफ़ी हद तक जो चाइनीज़ अभी मानचित्र में जो चीज़ों को दिखाते हैं वो नहीं दिखा पाए थे। लेकिन 1947 के बाद चाइना ने लगातार बहुत ही एक विस्तारवादी नीति के तहत अपने मानचित्रों को बदल के और जिस तरीके से एक प्रेशर डालने का काम किया, कहीं ना कहीं से चीन की मंशा पे संदेह होना लाजमी हो गया था। दोस्तों, हमारा देश तब थोड़े वर्ष पहले आज़ाद हुआ था, तो तब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत ही एक आदर्श नीति अपनाई कि हमें पड़ोसियों के साथ अच्छा आचरण रखना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, तो इससे क्षेत्रीय शांति बरकरार रहती है। दोस्तों, नेहरू जी की उस सोच में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी चाइना ने एक बहुत बड़ा धोखा किया, और जैसा कि चाइना का इतिहास रहा है। लेकिन दोस्तों, हर गलती से हमें सबक सीखना चाहिए। हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था और पंचशील के सिद्धांत जो पंडित नेहरू जी ने एक बहुत ही सधे अंदाज में और एक नई पहल शुरू की थी, उससे तीसरी दुनिया के देशों को एक बहुत बड़ा एक आदर्श आचरण रखने का एक मिसाल मिला और उससे एक नए पथ पे अग्रसर होने का उन्हें एक नया रास्ता मिला। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि जो एक सामने वाला पड़ोसी हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है अपनी बहुत सारी हरकतों के द्वारा, क्या उससे मुंह मोड़ लेना और ये मान के चलना कि सब कुछ ठीक होगा, ये लाजमी है? मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो बीत गई सो बात गई। जो हुआ गलती, उसको तो सुधारने का बस एक ही तरीका हो सकता है कि या तो हम खुद उतना मजबूत बन जाएं, और सबसे जहां हम लोग अभी कमज़ोर पड़ रहे हैं वो ये है कि हम अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं बन पाए हैं। दोस्तों, जिस दिन हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होंगे और वीटो पावर के साथ, वो दिन दूर नहीं जब चाइना तो क्या दुनिया की बड़ी से बड़ी महाशक्तियों का हिम्मत नहीं होगा हमारी तरफ आंख उठा के देखने का। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि 1980 तक ये दोनों देश, भारत और चाइना, लगभग एक स्थिति में थे। चाहे हम किसी चीज़ की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, या बहुत सारे बुनियादी ढांचों की। लेकिन चाइना ने समय रहते बहुत ही बड़ी जो सफलता हासिल की वो ये कि उसने ये समझा कि ये दुनिया में अब शक्ति का जो नया जो स्वरूप है वो तभी है जबकि अपने व्यवसाय को हम पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दें। कहीं ना कहीं से 1990 के पहले जो हमारे देश का जो सिस्टम था वो LQP राज पॉलिसी, लाइसेंस कोटा परमिट राज कहा जाता है, उसके तहत बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे जिसके चलते हमारे देश में बहुत सारे उद्योग चाहते हुए भी नहीं पनप पाते थे, क्योंकि काफ़ी कुछ एक लाइसेंस इतना टफ था कि प्राइवेट प्लेयर्स का आना बहुत ही मुश्किल था। चाइना ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया, अपने सैन्य तंत्र को बहुत मजबूत किया, और उस दौरान उसने शिक्षा को बहुत ही व्यापक बनाया। हालांकि चाइना एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इसके बावजूद भी उसने दुनिया के तमाम देशों से अच्छे एक्सपर्ट्स को बुला करके अपने यूनिवर्सिटीज़ में नियुक्त किया और एक ऐसा एट पार वो डेवलप किया ढांचा ताकि दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों की कैटेगरी में उसके विश्वविद्यालय में शिक्षा दे सके। दोस्तों, जाहिर सी बात है इसका बहुत फ़ायदा मिला कि अपने टैलेंट को सही तरीके से यूटिलाइज करने में चाइना काफ़ी हद तक सफल रहा। लेकिन अब दोस्तों, 1990 के बाद जो हमारे देश में LPG की शुरुआत हुई, उसके बाद से निश्चित तौर पे हम भी धीरे धीरे मजबूत हुए हैं। लेकिन तब के दौर में बहुत सी ऐसी सरकारें आईं। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे सरकार का रवैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं किसी एक सरकार विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा और न तो मेरा आलोचना करना उद्देश्य है। लेकिन
प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आपका लचर रवैया रहेगा, इसका सीधा मतलब ये जाता है कि आप पे कोई भी कभी भी आंख उठा के देख सकता है, क्योंकि आपने अपनी लचरता को साबित कर दिया है। दोस्तों, वर्तमान सरकार की बात करें तो इसके पहले अगर हम 2016 के डोकलाम इशू की बात करें तो भारत की एक बहुत बड़ी एक जीत कही जा सकती है दोस्तों, क्योंकि चाइना को ये उम्मीद नहीं थी कि 1962 वाला भारत, जिसे उसने बुरी तरीके से पराजित किया था, वजह जो भी रही हों, वजह तो हालांकि बहुत सारी थी, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना के लिए एक 2016 की वो डोकलाम की घटना बहुत बड़ी सबक थी कि ये वो भारत नहीं है, क्योंकि भारत का प्रशासन बदल चुका है, भारत का सोचने का नज़रिया बदल चुका है। दोस्तों, हालांकि कुछ मैं और इंसिडेंट आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। 1967 में और 1975 में हमने कुछ आंशिक लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें कि हमने काफ़ी हद तक चाइना को सबक सिखाया और हम चाइना से मजबूती से के साथ डटे रहे। तब भी चाइना को मैसेज गया कि ये बदलता हुआ दौर है, कहीं ना कहीं से हमें साबित करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप मजबूत हैं तो कई बार आपको मजबूती साबित करनी पड़ती है। सिर्फ अपने वर्ड्स से आप मजबूत नहीं हो जाते हैं, कई बार आपको एक्शंस में भी तब्दील करना पड़ता है। वर्तमान भारत जो है, इसने पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया है, और यही कारण है कि चाइना से लगती सीमाएं हों, चाहे पाकिस्तान से लगती सीमाएं हों, या और भी हमारे जितने पड़ोसी हैं, हमने सड़क सुधार पे काफ़ी ध्यान दिया है। हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही तेजी से सड़क निर्माण में जुटा हुआ है। दोस्तों, हमारे हथियारों के जखीरे में काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्तमान सरकार ने और पिछली कुछ सरकारों ने भी इसमें काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी कि कुछ सरकारों ने जिसने कि नए आधुनिकीकरण पे जोर दिया, वो बहुत ही आवश्यक था। और अगर जुलाई में हमारे पास राफेल आ गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारतवर्ष वायुसेना के मामले में बहुत ही एक आदर्श और मजबूत सेना के तौर पर उभरेगा, और हमारा रक्षा तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा राफेल के आने के बाद कि बहुत से पड़ोसियों को सोचना पड़ेगा। अगर कुछ भी वो गलत सोचते हैं, उनके सोचते ही उनके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि पता है कि राफेल आ गया तो क्या कर सकता है। हालांकि दोस्तों, वर्तमान अगर हम स्थिति की भी बात करें तो हम मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे पास सुखोई MK-30I, हमारा तेजस, मिराज 2000, बहुत सारे ऐसे जो उन्नत कैटेगरी के विमान हैं वो हमारे पास भारतीय वायुसेना के पास हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि चाइना जिस प्रकार से हिंद महासागर में एक पूरी तरीके से एक अपना सैन्य अड्डे बना रहा है कई सारे देशों में, और जिस तरीके से वो पूरी तरीके से घेरने की तैयारी में है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर से हमें ध्यान देना होगा कि नेपाल जैसे देशों के साथ जो रिश्ते पिछले कुछ सालों से बिगड़ रहे हैं, उसे सुधारने पर जोर देना होगा, और हमें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। दोस्तों, आइडियलिज्म पे निर्भर रहना एक अलग बात होती है और रियलिटी अलग बात होती है। गया वो दौर जब हम ये मान के निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि अगर कोई छोटा देश है या जिस पे हमारी पूरी तरीके से निर्भरता है, नेपाल पूरी तरीके से एक तरीके से भारत पर निर्भर है, इसके बावजूद भी अगर वो आंख दिखा रहा है या किसी दबाव में, चाइना जैसी शक्ति के दबाव में आकर आज वो भी लोहा लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आप आइडियलिज्म से ऊपर उठें और अब सतर्क रहें, क्योंकि अपने संप्रभुता की, अगर अपने संप्रभु सीमाओं की रक्षा करनी है तो हमें पूरी तरीके से एक ऐसी मजबूत स्थिति में अपने को रखना होगा ताकि कोई भी एक कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। दोस्तों, वर्तमान अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्लैशेस अभी हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। अभी लद्दाख में आपने देखा होगा, बहुत ही बुरी खबर है कि हमारे तकरीबन 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं, लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरीके से अच्छे तरीके से उनका जवाब दिया, माकूल जवाब दिया और डटे हैं जिस प्रकार से, इससे कहीं ना कहीं से चाइना को सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि अगर उसने कोई और स्टेप उठाने की सोची तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, कोरोना संकट के कारण वैसे भी चाइना की बहुत बुरी तरीके से अपने देश में बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन आपको जैसे पता है कि चाइना में मीडिया पूरी तरीके से पपेट है पीपल्स लिबरेशन आर्मी का, लेकिन फिर भी वो चाइनीज जो कि लिबरल माइंडसेट के हैं, जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और जो कि चाइना से बाहर हैं और उसकी पॉलिसीज का पुरजोर अच्छे तरीके से बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, उनके माध्यम से जो स्थिति पता चल रही है वो ये है कि चाइना के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं अपने सरकार के रवैये से, क्योंकि वहाँ पूरी तरीके से तानाशाही का एक चरम सीमा है। एक शब्द भी वहाँ आर्मी की इच्छा के खिलाफ और कम्युनिस्ट पार्टी की इच्छा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। ये ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं। दोस्तों, कोरोना के दौरान
जितने आंकड़े उसने रिवील किए उस पर भी काफ़ी संदेह नज़र आता जा रहा है। तो कुल मिला के हम अपने मुख्य मुद्दे की तरफ आते हैं कि ये जो हमारे इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप के दरमियान जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आखिर इसका उपाय क्या होगा। दोस्तों, उपाय यही है कि अब आप मजबूत रहें और जो गलतियां आपसे पहले हुई हैं उसको रिपीट ना करें। दोस्तों, गलतियों से सबक सीखा जा सकता है। ये 62 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। और चाइना क्या, दुनिया के किसी महाशक्ति को याद रखना पड़ेगा कि दोस्तों, वर्तमान समय में हम ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हैं और हमें मुंहतोड़ जवाब देना अच्छे तरीके से आता है। दोस्तों, मैं अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि हम सबको भी एक आदर्श नागरिक का परिचय देना होगा। हमें अपने देश की चीज़ों को पसंद करना होगा, हमें चाइना पर निर्भरता कम करनी होगी। और जिस दिन हम सब अपने देश पर निर्भर होना शुरू कर देंगे, अपने देश के लोगों को सपोर्ट करेंगे, हो सकता है कुछ विलंब हो, लेकिन हम भी आत्मनिर्भर होंगे। और जिस दिन ट्रेड का ये जो चाइना का तंत्र टूटा, उस दिन चाइना खुद ब खुद मुंह की खाएगा। और वैसे भी पूरी दुनिया में जिस तरीके से उसकी दुर्गति हुई है, या जो उसका इमेज का एक पूरी दुनिया को पता चला है, उससे कहीं ना कहीं से उसको बहुत भारी नुकसान उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये सही मौका है कि हम इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैंने काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।